जी, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ बेटा। मैंने अर्ज किया आपसे कि नील बोहर के दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए पहले हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट्स को। रदरफोर्ड में हमने दो बातें समझी थी वीकनेसेस में। एक के क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो उसे एनर्जी एमिट करनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए और उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, रीजन क्या है? रदरफोर्ड ने इसको क्लियर नहीं किया। दूसरी जो एतराज है वो ये था कि अगर कंटिन्यूस वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो राउंड स्पेक्ट्रम यानी गोल दायरा रोशनी का बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गोल दायरा रोशनी का नहीं बनता, बल्कि हमें लाइंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो ये दो बातें जो हैं वो इनका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे सका। नील बोहर के जो एटॉमिक मॉडल के दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स में दरअसल इन्हीं दोनों सवालों के जवाब दिए गए हैं। नील बोहर ने ये कहा कि उसने एनर्जी का क्वांटम थ्योरी या क्वांटा थ्योरी प्लैंक्स की और आइंस्टाइन की उसे फॉलो अप किया और उसने कहा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में होता है तो उसे अपनी एनर्जी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो उस ऑर्बिट की एनर्जी के बिहाफ पर क्या करता है? मूव कर रहा होता। तो चूंकि वो एनर्जी एमिट नहीं करता तो इस वजह से उसकी एनर्जी क्या रहती है? सिक्योर्ड या सेव रहती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इस बात को समझाने की हद तक आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर, जैसा कि आप चंकी मंकी या किसी भी स्विंग्स एरियाज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप किसी भी गोल घूमने वाले दायरे में झूले में अगर आप बैठ जाएं तो आप उस झूले के साथ घूम रहे हैं, लेकिन इनिशियली आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो कि उस झूले में इस्तेमाल हो रही है वो आपकी बॉडी को क्या कर रही है? सर्कुलेट कर रही है। सेम इसी तरीके से जब कोई इसी तरीके से जब तक इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड ऑर्बिट में रहता है तो वो अपनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। इस वजह से उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है और जब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो वो सर्कल में मूव करता रहता है और वो न्यूक्लियस में नहीं। दूसरा वीकनेस ये थी कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? तो बोहर ने सजेस्ट ये किया था कि ऑर्बिट नहीं होता, ऑर्बिट्स होते, यानी एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द एक से ज्यादा ऑर्बिट या एक से ज्यादा एनर्जी लेवल्स है। डिटेल में जाएं तो उसने 7 एनर्जी लेवल्स जो है प्रपोज किए थे और ना सिर्फ प्रपोज किए बल्कि हर एनर्जी लेवल या हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो भी उसने डिस्कस की कि एक ऑर्बिट में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके स्ट्रक्चर पर जब जाएंगे तो हम इस बात को और इस फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कन्वर्ट होते हैं या शिफ्ट होते हैं, जिसमें इन्होंने एग्जांपल दी कि अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो याद रहे बेटा किताब में यहां तक बात की है लेकिन दोनों सूरतें हमारे सामने आती हैं, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर भी मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है तो डेफिनेट दोनों ऑर्बिट्स का जो एनर्जी लेवल है वो सिमिलर नहीं होता। तो जब एनर्जी लेवल सिमिलर नहीं होता तो जब वो जंप करता है तो उसे अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करना होता है,
उस ऑर्बिट के मुताबिक एडजस्ट करना होता है जिसमें वो जंप कर। तो जब हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करता है या मूव करता है, तो उससे अंदाजा हमें ये होता है कि वो जब जंप करता है तो वो अपनी एनर्जी एमिट करता है, और जब वो एनर्जी एमिट करता है तो वो क्या बनाती है, लाइन बनाती है। इस वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं और राउंड स्पेक्ट्रम नहीं बनते। राउंड स्पेक्ट्रम ना बनने की रीजन पॉइंट 1 में बता दी गई कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, और वो एनर्जी, ऑर्बिट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द क्या करती है, घुमाती है। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या आप लोग जानते हैं, इसी तरीके से जो जमीन है, अर्थ है, और दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं वो सूरज के गिर्द जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस तरह मूव कर रहे हैं। सेम यही रीजन है कि वो इसी तरह मूव कर रहे हैं कि एनर्जी जो है, क्या कहते हैं इसकी, क्या कहना चाहिए, इसकी जो एनर्जी है, इन दोनों की अट्रैक्शन है। फिजिक्स में हम क्या कह रहे आप लोग पढ़ेंगे, तो जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन एक फोर्स क्रिएट करती है जो कि सैटेलाइट जैसे हमारे अर्थ है उसको स्टार यानी सूरज के गिर्द मूव करने में मदद देती है, और जमीन अपनी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रही, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसे मूव कर रही है। तो इस तरह जब तक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में रहता है तो वो अपनी एनर्जी कंज्यूम्ड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो उसे मूवमेंट करने में सपोर्ट कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट नेम जो मेरे सामने है वो है अब्दुल हन्नान। अनम्यूट कीजिए अब्दुल हन्नान खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल हन्नान बेटा, पेज नंबर 49। Yes, sir. Atomic number and mass number. Why the atoms of one element differ from the atoms of other elements? For example, how does an atom of carbon differs from an atom of nitrogen? All the atoms can be identified by the number of protons they contain. No two elements have the same number of protons, thus the number of protons in the nucleus of an atom is called the atomic number. In neutral atom, the number of protons is equal to the number of electrons. So the atomic number also indicates the total number of electrons. Outside the nucleus, the atomic number is generally denoted by Z. For example, atomic number of carbon is 6. This means that each carbon atom has 6 protons and 6 electrons in it. The atomic number of nitrogen is 7. It means that nitrogen atom has 7 protons and 7 electrons in it. Atomic number is equal to Z is equal to number of protons in the nucleus or total number of electrons around the nucleus. Atomic number is written as subscript on the left hand side of the chemical symbol, example C6 and N7. जज़ाकल्लाह बेटा जी। तो हमने यहाँ देखा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 में हम जाएंगे, पीरियोडिक अरेंजमेंट्स की तरफ जाएंगे। और अभी शायद आप लोगों ने फेसबुक पे देखा हो कि पाकिस्तानी एक बच्ची ने 2 मिनट के अंदर 108 जो एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में उनको रीअरेंज किया, यानी अरेंज करके दिखाया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस बच्ची का नाम आया। यानी उसके मुकाबले में केमिस्ट्री के प्रोफेसर मौजूद थे, वो इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर सके जितनी जल्दी उस बच्ची ने मैनेज किया। तो दीज आर द इंटरेस्ट, कि अगर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं चीजों में तो वो इस तरह के रिकॉर्ड भी बनाते हैं। खैर, ये एक इजाफी बात थी। तो बेटा वहां पर ये बात सामने आती है जब हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे चैप्टर 4 में जाकर पीरियोडिक अरेंजमेंट्स की, तो वहां पर हम देखते हैं कि इनिशियली जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर किया और उनके एटॉमिक जो अरेंजमेंट थी या एटॉमिक उनके जो उनके पीरियोडिक मॉडल्स थे या पीरियोडिक टेबल थे उनमें डिफेक्ट्स और हमें दिखाई दिए। लेकिन फाइनली फिर मॉजले ने ये आइडेंटिफाइड किया कि तमाम एलिमेंट्स की
जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन के लिए है वो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद आइडेंटिफाइड रहती है, चेंज नहीं। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने जब बात की थी इसमें इनिशियली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, तो वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स डिस्कस किया था। इससे पहले चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 2 में भी कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स डिस्कस हुआ था। आइसोटोप्स ये होते हैं एक ही एलिमेंट के एटम जो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और ये चेंज किसमें होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ये बात मैंने वाज़ेह तौर पर आपसे डिस्कस की थी कि ये चेंज किसकी वजह से होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होती है। एक ही एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स भी होंगे तो भी उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम या कांस्टेंट होंगे, अलबत्ता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस की वजह से आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई हमारे पास, या ये बात क्लियर हमारे सामने आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं atomic number, that is the basic identification of an element, और atomic number की definition क्या है, the number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number। यानी किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फर्दर आपको यह बात बता दी गई कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। इस बात को 2 लेक्चर्स पहले मैं डिफाइन कर चुका था, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कांस्टेंट या इक्वल होते हैं, ताकि वो चार्जेस आपस में एक दूसरे के इंपैक्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, और एटम जो है वो क्या रहे, न्यूट्रल रहे। तो एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है मास नंबर। अब जो नाम मेरे सामने है वो है आसमा वाहिद। जी आसमा वाहिद बेटा अनम्यूट कीजिए खुद को। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसमा बेटा। मास नंबर। Mass number. The nuclei of atoms contains both proton and neutron, except the ordinary hadron atom, which consists of a single proton. The total sum of the proton and neutron in the nucleus of an atom is called the mass number and is denoted by A. For example, the sodium atom has atomic number 11 and the mass number 23. It indicates that sodium atom has 11 protons and 12 neutrons. The mass number A is written as a superscript on the left hand side of the chemical symbol. Mass number A, number of protons Z plus number of neutron N, or mass number A Z plus N and number of neutron A minus Z. जज़ाकल्लाह बेटा। जी बेटा, तो मास नंबर की डेफिनेशन में हमें ये पता चला कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन्हें जब सम किया जाता है तो ये सम करके ये उसका क्या बनता है, मास नंबर बनता है। तो एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और मास नंबर में आप बात करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब सम अप किया जाता है तो वो टोटल जो है वो उसका क्या बनता है, मास नंबर बनता है। तो उन्होंने एग्जांपल जैसा कि दी हमारे सामने सोडियम,
कि सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह उन्होंने हमें बताया कि किसी भी एटम को मास नंबर और एटॉमिक नंबर की सूरत में शो करने का तरीकाकार उन्होंने डिस्कस किया कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम नीचे डिफाइन करते हैं, ठीक है जी, और जो मास नंबर है उसे ऊपर डिनोट किया जाता है। मास नंबर को ए से जाहिर किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जी से जाहिर किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर और मैं आपसे सवाल करूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप जानते हैं प्रोटॉन इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर है वो इंडिकेट करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसी तरीके से बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब यही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर ही मेंशन करता है, क्योंकि मैंने वजाहत कर दी थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में। इसके बाद मसला आ जाता है किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, उसमें आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मास नंबर कितना है 23 और एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो हम 23 में से 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 23 में से माइनस कर देंगे हम प्रोटॉन को, तो हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा ये आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं। इसके इन न्यूमेरिकल के हवाले से वीडियो इंशाल्लाह आज या कल मैं आपके यूट्यूब पे चैनल पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या तो सेंड कर दूंगा या उसका लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि आप वो देख लीजिएगा। कल की क्लास में मैं उसे एक दफा आपके साथ बोर्ड पे भी शेयर कर लूंगा और असाइनमेंट जो है वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो आज की क्लास में बेटा हमने नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है।